डियर स्टूडेंट, आज हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे, कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे, लिखते जाएंगे। आपके पास नोट्स भी बने हुए हैं, आप उनसे टैली करते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो है हमारे पास, अगर हम देखें तो इस लेसन, फर्स्ट लेसन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेसन में आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण, तो ध्यान रखेंगे, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश सभी संभव मान ग्रहण नहीं कर सकता, ये केवल पूर्णांक मान ही ग्रहण करता है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी वस्तु में आवेश की जो कुल मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसकी पूर्ण गुणज होती है, इतना आवेश होता है, या तो माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर E का मान जो है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान रखेंगे इसका मान। अब इसका मान तो हमें पता है, N का मान उसने दे रखा है कि इतने इलेक्ट्रॉन है, तो N का मान और E का मान रखकर आवेश निकाल लेंगे। या कभी कभी आवेश दे देता है और E हमें पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या कितना धनावेश आएगा। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं वहाँ धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन जहाँ जाते हैं वहाँ ऋणावेश आता है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, अगला हम देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम ध्यान से समझेंगे। ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो कूलाम का नियम कहता है कि इनके बीच जो बल लगता है F, वो दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को कंबाइंड करते हैं तो ये हो जाता है Q1 Q2/r²। ये समानुपाती। जब समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नीतांक रखा जाता है K Q1 Q2/r²। K एक समानुपाती नीतांक होता है। SI पद्धति में वायु निर्वात की बात करें तो K का मान होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 × 10⁹। यहाँ पर ε0 क्या है? विद्युतशीलता होती है, इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर कूलाम स्क्वायर, ये ε0 का मान, और ये कूलाम का नियम कहलाता है। ठीक, अब अगर CGS पद्धति की बात करेंगे तो CGS पद्धति में इस K का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है CGS में। CGS में तो F का मान सीधा आ जाएगा Q1 Q2/r² और ये आएगा डाइन में। बस इतना याद रखें। अब इसमें हमेशा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एकांक आवेश की परिभाषा। तो ध्यान देंगे, एकांक आवेश की परिभाषा क्या है? हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। अब देखिए, अगर Q1 बराबर Q2 हो जाए और बराबर हम Q मान लें, ठीक है, माना, और R का मान कितना ले लें? हम 1 मीटर ले लें। और यदि F का मान कितना हो जाए? F का मान हो जाए 9 × 10⁹, तो जब ये सारे मानों को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q और अपॉन में 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और Q² इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू 1, ऐसा, या ±1। तो एकांक आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित अपने ही समरूप आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि समरूप कह दिया मतलब प्रतिकर्षित ही होगा, तो ये एकांक आवेश की परिभाषा हो गई। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं कि कोई भी आवेश है
तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करेगा। जिस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, कहने का मतलब कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अगर वो धनावेश है तो ये उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और अगर वो ऋणावेश है तो उस पर आकर्षण बल लगाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो ध्यान देंगे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और नहीं बल्कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल है, लगने वाला बल, इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई एकांक आवेश, और वो भी एकांक धनावेश, कौन सा आवेश, धनावेश की बात करती है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान लीजिए कि Q0 आवेश पर लगने वाला बल F है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F/Q0 हो जाएगा। यही कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F/Q0। और ये एक सदिश राशि, तो इसकी जो दिशा होगी वो लगने वाले बल की दिशा में होगी। हमें मालूम कि एकांक धनावेश वो तो नियत है, अगर सोर्स आवेश ऋणावेश है तो वो आकर्षित करेगा, तो सोर्स आवेश अगर ऋणावेशित है तो ऋणावेश की ओर रहेगी, और यदि सोर्स आवेश धनावेश है तो धनावेश के दूर रहेगी। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा एकांक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, धनावेश के परे और ऋणावेश की ओर। और मात्रक देखें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसकी क्या होती हैं विद्युत बल रेखाएं, जैसे मान के चले कि यहां पर कोई धनावेश है, तो एकांक धनावेश जब यहां पर रखेगा तो ये उसको प्रतिकर्षित करता हुआ अनंत तक ले जा देगा, ये भी प्रतिकर्षित करता हुआ अनंत तक चला जाएगा, ये भी प्रतिकर्षित हुआ अनंत तक, ये भी अनंत तक। तो इसका मतलब ये जो पाथ हमें मिल रहा है, इसी पाथ को कहते हैं विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं अगर ऋण आवेश है मान के चले तो एकांक धनावेश अनंत से आकर्षित करता हुआ सीधा अंदर आएगा, यहां पर भी ऐसा इस तरीके से ये अंदर की तरफ, और अगर द्विध्रुव है तो प्लस यहां रहेगा और माइनस यहां रहेगा। तो विद्युत बल रेखाएं ऐसी 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 इस तरीके से निकलेंगी, ध्यान रखेंगे, ये अंदर आएंगी। ठीक, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अब परिभाषा सुन लीजिए। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। ठीक है, अब इसके गुण कौन कौन से, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में समाप्त होती हैं, ये पहला गुण। दूसरा गुण, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता को व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक के अभिलंबित निकलती हैं और अभिलंबित ही समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ से निकलती, चालक के अंदर कभी भी नहीं निकलती, चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। यही कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, शून्य होती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, जहां विरल होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं परस्पर समदूरस्थ होती हैं और समांतर होती हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र माना जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के दोनों के एक जैसे हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं, ध्यान रखना। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से किसी भी कोण पर निकल जाती हैं और किसी भी कोण पर
अंदर कर आ जाती हैं, जबकि विद्युत बल रेखाएं चालक के अभिलंबवत निकलती हैं और अभिलंबवत ही समाप्त होती हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी होती हैं, जबकि ये चालक के अंदर नहीं होती, तो दोनों में अंतर, बाकी के गुण एक जैसी हैं। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं और परिमाण में बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए कि ये प्लस मतलब Q1 है और Q2, तो Q1 और Q2 अगर Q1 प्लस Q2 कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो ये निश्चित रूप से वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। इसका मतलब Q1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस Q2 के बराबर हो जाएगा। परिमाण में बराबर और प्रकृति विपरीत। परिभाषा क्या हो जाएगी वो सुन लीजिए, जो परीक्षा में लिखना। दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और एग्जाम्पल में चाहो तो आप लिख सकते हैं H2O, HCl, HF, HNO3, HNO3, ये सब क्या हैं? इन सबके परमाणु वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? मान लीजिए कि एक आवेश Q ये है और दूसरा आवेश Q ये है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो द्विध्रुव की लंबाई या प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, ये होता है Q × 2L, ये होता है, ध्यान रखना, Q × 2L। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक देख लीजिए, Q का मात्रक होगा कूलाम और 2L का मात्रक होगा मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक हो गया। इसकी दिशा, ये सदिश राशि है, तो ध्यान रखना ये हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाता है और वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है इसकी दिशा, अनुदिश। ठीक है, इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, ध्यान रखना, अनुदिश। तो ये याद रखेंगे, मात्रक याद रखेंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले आपके सिलेबस में जो अपन बात करते हैं उसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति क्या होती है? तो ध्यान से समझे। मान लीजिए कि ये एक ऋण आवेश है और ये एक धनावेश है, ये धनावेश है। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L, तो मतलब यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L। इसका मध्य बिंदु से R दूरी पर, R दूरी पर, कहां पर? अक्ष में, अक्ष में मतलब यहां पर एक बिंदु P है। ठीक, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालनी है इसके कारण। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी हो जाएगी R - L। अच्छा, यहां से ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? तो R ये है और L ये है, तो कितनी हो जाएगी? R + L। अब देखिए, हम जब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता लिखेंगे तो ये हो जाएगा E1 का मान K Q1 और अपॉन में R - L का स्क्वायर, ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा होगी, मान लीजिए कि ये A था और ये B था, तो A से P की दिशा में, मतलब ये हो जाएगा AP दिशा में, AP दिशा में। ध्यान से देखिए, ये बिंदु प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता इतनी लिखना है आपको। अब माइनस Q के कारण कितनी होगी? तो माइनस Q के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो देखिए E2 कितनी हो जाएगी? K का मान 4πε0 होता है, लास्ट में रख देंगे, बार बार रखने की जरूरत नहीं। Q1 नहीं, यहां पर क्या है? Q है, Q। ठीक है, ये जो है ये Q। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा? Q और अपॉन में R + L का होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम।
और ऋणावेश के कारण ये खींचेगा तो इसकी दिशा ये होगी, तो ये हो जाएगी PB दिशा में। ठीक, अब इस बिंदु पर देखें, इस तरफ E1 है और इस तरफ E2, और E1 का परिमाण ज्यादा है क्योंकि ये आवेश पास में, तो परिणामी निकालना है तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, मैंने इनके बीच में कोण कितना होगा 180 अंश का, तो परिणामी तीव्रता E नेट कितनी आ जाएगी, E नेट आ जाएगी E1 माइनस E2। तो जब हम दोनों को घटाएंगे तो देखिए KQ और KQ दोनों में है तो बाहर आ गया KQ, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका KQ, ये LCM आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर और यहां पर R प्लस एल का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा केवल R प्लस एल का होल स्क्वायर। जब इस तरफ लेके आएंगे तो इसको ओपन कर दिया, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ऐसा, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और उस तरफ जाएगा तो ये ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ऐसा। अब क्या करें, ये करें KQ और यहां पर ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ऐसा। और अपॉन में ये दोनों को इकट्ठा स्क्वायर करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2RL कितना हो जाएगा 4RL, यहां पर 4RL है तो 2R को अलग कर दिया और 2L को अलग कर दिया, ऐसा। और अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम सुधार के लिख देंगे Q, ये 2R ज्यों का त्यों, और यहां वाला जो P है उसको 2L के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L, ये हो जाएगा Q इंटू 2L और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L अब भी बताया हूं कितना होता है, P होता है, तो यहां पर P रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये परिणामी तीव्रता E आ जाएगी K, यहां पर 2R, इसकी जगह हम क्या रख देंगे P और अपॉन में आ जाएगा, यहां पर अपॉन में ये जो है R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस। तो K का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, और दिशा लिख देना, किसकी दिशा हो जाएगी माइनस से प्लस की तरफ। क्यों, क्योंकि E1 का मान ज्यादा था, E1 ज्यादा है और E2 कम है, तो परिणामी किसकी तरफ होगा, E1 की तरफ। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब हम निरक्ष की बात करें, निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, निरक्ष क्या होता है, ध्यान देंगे, ये है प्लस Q आवेश, ये है माइनस Q आवेश, यहां से यहां तक की दूरी है 2L, यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक L, इसका मध्य बिंदु O है, ये कहलाती है इसकी निरक्ष। अगर कोई बिंदु P यहां पर है तो देखिए यहां पर, यहां से यहां तक L है, ये दूरी कितनी है L और ये दूरी कितनी R, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा ऐसी रहने वाली है, ये हो जाएगा E1 इस दिशा में, और माइनस Q आवेश के कारण जब तीव्रता निकालेंगे तो उसकी दिशा होगी ये, तो ये हो जाएगा E2। ठीक, अब ध्यान देंगे E1 और E2 दोनों के आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो परिमाण भी बराबर होंगे। तो ध्यान रखेंगे यहां पर, अगर मान के चले ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहां पर लिखेंगे A पर स्थित
ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी पर, बिंदु पी पर तीव्रता कितनी होगी तीव्रता, तो ये हो जाएगी E1 इक्वल टू 1/4πε0 या डायरेक्ट K लिख लो, खत्म, K इंटू क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बस इतनी होगी। और इसकी दिशा क्या होगी, AP दिशा में, ये AP दिशा में होगी न्यूटन पर कूलम में, और AP दिशा में ऐसा। और B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जब लिखेंगे तो माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी होगी, E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो करनी कैंसिल हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और दिशा हो जाएगी PA दिशा में, सॉरी PB दिशा में, ये धनावेश के परे और ऋणावेश की ओर। ठीक, अब देखिए ये दोनों के परिमाण तो बराबर, लेकिन दिशा कैसी है, अलग अलग, तो इनका परिणामी निकालना है, तो E1 और E2 का परिणामी निकालते हैं, तो देखिए ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण कितना होगा 2 थीटा। अब E1 और E2 के बीच में कोण कितना है 2 थीटा, तो E नेट कितना हो जाएगा, E नेट हो जाएगा अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 2 थीटा ऐसा। लेकिन E1 और E2 तो बराबर, E1 और E2 परिमाण के रूप में बराबर, तो क्यों ना हम E2 की जगह भी E1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, E नेट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2E1 स्क्वायर और cos 2 थीटा। यहां से हम 2E1 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 थीटा को तोड़ लिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसा। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, E1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 4 का √2 हो जाएगा, E1 का स्क्वायर तो E1 आ जाएगा, cos का स्क्वायर तो cos थीटा ऐसा। तो परिणामी तीव्रता कितनी आ गई, परिणामी तीव्रता आ गई E नेट की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2E1 cos थीटा। बस अब 2E1 का मान, E1 का मान हमने अब भी देखा, देखो E1 का मान ये है KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। और cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इस त्रिभुज में आधार कितना है L और कर्ण इतना है, मतलब ये आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस ये K को अलग कर दिया, इस 2 को L के साथ कर देना, तो ये Q इंटू 2L हो जाएगा, और ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। तो Q इंटू 2L क्या होता है, ये तो P होता है, तो ये हो जाएगा P अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब K का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। और इसकी दिशा क्या होगी, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं ऐसा, तो परिणामी यहाँ पर रहेगा ऐसा, तो इसकी दिशा होगी प्लस से माइनस की तरफ और द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो इसकी दिशा हो जाएगी, ध्यान देंगे, दिशा हो जाएगी प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर और द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, ठीक। अब कभी कभी अक्षीय निरक्षीय में कंपेयर आ जाता है, तो ध्यान रखना E1 का मान छोटे द्विध्रुव के लिए आएगा 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन RQ, और E2 का मान आता है 1/4πε0 इंटू P अपॉन RQ। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे,
P/RQ से P/RQ कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो E1 जो होगा वो 2E2 होगा। ध्यान रखना, E1 का मान 2E2 होता है। इसका मतलब अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय की तुलना में दुगनी होती है। तो ये आपका अक्षीय स्थिति। अब हम वैद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है ऐसा, और यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ऐसा। तो हमें मालूम कि ये प्लस आवेश है और ये क्या होगा, माइनस आवेश। तो प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। कितना बल लगता है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में जब क्यू आवेश रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल होता है क्यू ई प्लस में, और इस तरफ कहाँ लगेगा, माइनस क्यू ई, ऐसा। ठीक, अब मान लीजिए कि इसके बीच का कोण कितना है, थीटा। तो देखिए, एक बल रेखा यहां से जाएगी इसकी, और एक यहां से, बल की क्रिया रेखा। तो बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी ये होगी। आया समझ में? अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, 2 थीटा। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो 2L है। हमने यहां पर ले लिया बिंदु A और यहां पर ले लिया B, और ये बिंदु को नाम दे दिया C। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव या प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जो है, क्या रखेंगे, पहले सुन लीजिए क्या फिजिक्स लिखनी है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसे एक समान तीव्रता E के विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल QE होगा। धनावेश पर लगने वाला बल प्लस QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर लगने वाला बल QE विद्युत क्षेत्र की विपरीत। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। अतः बलयुग्म का निर्माण करेंगे जो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के लाने का, समांतर लाने का प्रयास करेगा। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। ये जो बलयुग्म बन रहा है, इस बलयुग्म के आघूर्ण को कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। और लिख लेंगे फिर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो हो जाएगा टा इक्वल टू एक बल गुणित दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, या आघूर्ण भुजा भी लिख सकते हैं, आघूर्ण भुजा। ठीक, तो एक बल कितना है, QE, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी मतलब BC, ये BC। अब परंतु अगर आप त्रिभुज इसकी बात करें, कौन सी, CAB में कोण CAB कितना है, थीटा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती, लंब। तो BC लंब है, और कर्ण क्या है, AB, तो ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण जब करेंगे तो काय का सूत्र बनेगा, साइन थीटा। तो BC का मान क्या आ गया, AB साइन थीटा। AB साइन थीटा, AB कितना है 2L, और साइन थीटा जो कहते हो। ठीक, तो मान रख देंगे यहाँ पर। तो टा बराबर हो जाएगा QE, और ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। बस अब क्या करें, अब देखिए टा बराबर Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। ये Q इंटू 2L क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E इंटू साइन थीटा, ये कहलाता है। अब देखिए अगर थीटा बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, इसका मतलब टा बराबर 0 हो जाएगा। मतलब वैद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो इस पर कोई बलयुग्म का कार्य, मतलब कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता। जब थीटा बराबर 180 होगा तब भी टा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इस समय दोनों बलों की क्रिया रेखा ओवरनिष्ठ हो जाएगी। लेकिन जब थीटा बराबर 90 होगा तो साइन 91 हो जाएगा, तो टा का मान कितना आएगा, P, और ये अधिकतम होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि बलयुग्म का आघूर्ण का मान कब अधिकतम होता है, तो जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा रहता है तो बलयुग्म के आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। अब हमें विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना। तो कार्य क्या होता है, मान लीजिए कि इसी विद्युत द्विध्रुव को, ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव ऐसा है, ऐसा ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है ऐसा,
ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2l। ठीक है, अब यहां से ये थीटा कोण बनाया। ठीक है, अगर इसको अल्प कोण घुमा रहे हैं, अल्प कोण घुमाना मतलब कितना, डी थीटा कोण घुमाना है, तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टा का मान कितना है अभी निकाला, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा। ठीक, तो इतना कार्य करना पड़ा। अब अगर हमें टोटल कार्य निकालना है तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से थीटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी को बाहर निकाल लेंगे तो पी हो गया बाहर, अंदर बचेगा कितना, साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे 0 से थीटा। डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा पी, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, और माइनस और लोअर लिमिट का माइनस प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आ जाएगा P, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य आ गया। अब यहाँ पर भी अगर हम थीटा बराबर 0 लिखें तो कॉस 0 का मान 1 होता है, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो W भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर थीटा बराबर 90 लिख दें तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो कितना आ जाएगा, केवल P। और अगर थीटा बराबर 180 ले लें तो 180 में W का मान कितना होता है, ये cos 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2P। तो इस तरीके से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक निकल के आ जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती, वैद्युत द्विध्रुव को उसकी किसी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा, मानक स्थिति कहाँ ली जाती है, थीटा इक्वल टू π/2 जो क्षेत्र के लंबवत होती, क्योंकि वहां स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक है, तो हम स्थितिज ऊर्जा को किसी न किसी एक रेफरेंस लाइन से मेजर करते हैं, इसलिए हम वो लाइन बना लेते हैं लंबवत वाली कंडीशन। तो घुमाने में जो कार्य आता है, जैसे अभी अपन ने निकाला था डी डब्ल्यू, ये टा इंटू डी थीटा होता है, और टा का मान जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाता है पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, इतना होता है। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को कहां से, मानक स्थिति को कितना लेते हैं, थीटा इक्वल टू π/2 से वर्तमान स्थिति जहां पर अभी रखा है, माने थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा के बराबर, घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, P हो जाएगा बाहर, लेकिन अब इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, π/2 से थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी डब्ल्यू का W हो चुका है, P साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट। तो देखिए, जब थीटा रखेंगे तो कितना आ जाएगा, PE कॉस थीटा, और ये भी काय में आएगा, माइनस में, और π/2 रखेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो ये जो है वो यही घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। अब अगर हम थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 में U की वैल्यू क्या मिलेगी, -P। ठीक है, U की वैल्यू जो है -P मिलेगी। ठीक, थीटा इक्वल टू अगर हम 90 रख दें तो थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखना cos 90 क्या हो जाता है, 0, इसलिए तो मानक स्थिति लेते हैं, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, P, और जो कि प्लस में रहेगी और अधिकतम होगी, ये ध्यान रखना, ये न्यूनतम, यहाँ पर ये वाली न्यूनतम ऋण में। ठीक है, तो और ये मानक स्थिति, तो इस स्थिति को स्थायी संतुलन की स्थिति भी, एक बात और ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो नेट बल कितना लगेगा, तो नेट बल 0 होगा, लेकिन बल आघूर्ण रहेगा, और असमान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो नेट बल भी लगेगा और बलयुग्म भी लगेगा। ध्यान रखना इस चीज को, मतलब वो घूमता भी जाएगा और एक तरफ खिसकता भी जाएगा, और अगर केवल एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो केवल घूमेगा, क्योंकि नेट बल 0 है तो कोई गति वो करेगा नहीं। ठीक, तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी पूछ लेती हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं बल्कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी क्षेत्र के अविलंबत जाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अविलंबत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एकांक क्षेत्रफल से अविलंबत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या ई कहलाती है। तो ds क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? E इंटू ds, इसी को कहते हैं फ्लक्स। शर्त ये रहेगी कि ये वेक्टर E और ds दोनों क्या होने चाहिए? लंबवत, मतलब दोनों समांतर होने चाहिए। मतलब कहने का ये है कि इस दिशा में अगर E है तो इसका जो क्षेत्र सदिश है उसकी दिशा भी इसी दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि थीटा बराबर कितना होगा? 0। ठीक, अगर दोनों के बीच में कोण है, मान लीजिए कि आपके पास इस टाइप का कोई ऐसा क्षेत्रफल, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र ऐसा है और ये क्षेत्र का पृष्ठ जो है इस दिशा में है ds, तो इनके बीच में कोण कितना? थीटा। तो उस स्थिति में जो d फाई e आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा e ds cos थीटा। ठीक, यहां ध्यान रखेंगे। अब फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो E का मात्रक क्या होता है? E का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ऐसा इसका मात्रक। और ये आदेश राशि क्यों? क्योंकि हम E और डॉट ds लिख रहे हैं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है अदिश गुणन। तो अदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये अदिश राशि है, इसका मात्रक ये होता है, इसका सूत्र ये होता है, ये कहलाता है फ्लक्स। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, जरा ध्यान देंगे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ठीक, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो जितना भी विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है आई या क्यू इन का मतलब पृष्ठ के अंदर, उसका 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सिंपल प्रूफ है, ध्यान रखना। एक गोली पृष्ठ ले लिया, यहां पर ये बिंदु O है। देखिए इसके बहुत सारे प्रूफ है, ये सबसे इजी तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से यहां तक की दूरी r है, यहां पर बिंदु P है। तो बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखोगे तो कितनी लिखोगे? तो ये हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये E पता चल गया हमको। अब P को घेरने वाला एक छोटा सा अल्पांश ले लिया मैंने ds, ऐसा, ठीक। तो इस अल्पांश से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसकी जो दिशा रहेगी वो ऐसी रहेगी ds, और E की दिशा भी ऐसी रहेगी E, तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी अल्पांश की दिशा ये रहेगी ds, और इसकी दिशा ये रहेगी, तो यहां पर भी थीटा कितना होगा? 0 हर बिंदु पर। क्यों? त्रिज्यीय दिशा में है विद्युत क्षेत्र, तो ds और E जो होंगे वो परस्पर समांतर होंगे, तो थीटा बराबर 0। तो फ्लक्स क्या होगा? अल्पांश ऐसा निकाल लेंगे, अल्पांश ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? छोटे से अल्पांश से, इसलिए फार्मूला हो जाएगा d फाई E इक्वल टू E डॉट ds। तो इसको लिखेंगे तो E डॉट ds cos थीटा, और थीटा का मान कितना है? 0, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये केवल आ जाएगा E इंटू ds, ये d फाई E। E का मान रख दीजिए, तो E का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? E का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ds। अब संपूर्ण के लिए हम क्या कर लेंगे? इंटीग्रेशन। तो जैसे ही इंटीग्रेशन लगाएंगे तो अब देख लीजिए यहां पर E का मान क्या है? 1/4πε0 Q/r²। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो d फाई का क्या हो जाएगा? फाई, ये 1/4πε0 बाहर, Q/r² भी बाहर, और ds का इंटीग्रेशन होगा s, और s होगा गोले का वक्र पृष्ठ,
ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ये गाउस की प्रमेय। और इसकी दो कंडीशन डायरेक्ट कर सकते हैं, जब आवेश पृष्ठ के बाहर है तो जितना फ्लक्स आएगा तो वो धनात्मक और उतना ही निकलेगा, तो ऋणात्मक, तो कुल क्या हो जाएगा, 0। ध्यान रखेंगे, यदि एक से अधिक आवेश उपस्थित है तो भी धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी तो वो फ्लक्स धनात्मक होगा, और ऋणावेश के कारण अंदर की ओर जाएंगी तो वो ऋणात्मक होगा। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा आवेश रखा है, मान लीजिए कि ये प्लस Q1 आवेश है, प्लस Q2 आवेश है, माइनस Q3 है, प्लस Q4 है, माइनस Q5, इस टाइप का। तो जो आएगा वो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये धनात्मक आएगा, प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये धनात्मक आएगा, माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स ऋणात्मक हो जाएगा, और प्लस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऐसा बढ़ते चले जाएंगे। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस डैश डैश डैश। अगर हम सबको जोड़ दें तो ये कुछ और नहीं बल्कि Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माने इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये गाउस की प्रमेय थी। अब गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में दो अनुप्रयोग जनरली आते हैं। एक आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए कि ये बिंदु आवेश Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने क्या किया, हमने r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला बना लिया ऐसा। ये गोले का जो बंद पृष्ठ है ये गाउसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो हम इससे फ्लक्स निकालेंगे कि मान लीजिए कि यहां पर E पर कितना फ्लक्स होगा। तो देखिए हम इसके कारण टोटल फ्लक्स निकालते हैं फाई। तो देखिए गाउस की प्रमेय के कोई भी अनुप्रयोग करना है तो दो बार फ्लक्स निकालना है, एक फार्मूले से और एक गाउस की प्रमेय से, और दोनों को बराबर कर देना बस। तो ई का मान डायरेक्ट आ जाएगा। फार्मूले से निकालेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डी एस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई डी एस कॉस 0, क्योंकि इसके हर बिंदु पर जो है E की दिशा और ds की दिशा बराबर होगी, क्योंकि हमने जो काल्पनिक पृष्ठ की रचना किया है वास्तव में ये गॉसियन पृष्ठ है। और गॉसियन पृष्ठ जो होता है इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कई बार पूछ लेता है गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा। तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो दिए गए आवेश वितरण के परितः सममित होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, अभिलंबत बाहर की ओर होती है, और वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होता है, ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका। तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा ds। cos थीटा का मान cos 0 1 होता है, तो ये निकल के आ गया d फाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाई निकल के आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा E, और ds का मान कितना होगा 4 पाई r का स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अच्छा दूसरा, परंतु गाउस की प्रमेय से, परंतु गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से क्या हो जाएगा गाउस की प्रमेय से, तो फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फाई और ये भी फाई, बस दोनों को बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा E 4 पाई r का स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। खत्म, न्यूटन पर कूलम। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। अब कभी कभी वो पूछता है कि गाउस के नियम से कूलम के नियम का निगमन करना। तो देखिए यहां तक तो आपको करना ही करना है। यहां पर एक आवेश की कल्पना कर लिया, मान लीजिए Q0, तो हमें मालूम कि E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में अगर Q0 आवेश रखा है तो कितना बल लगेगा, Q0 इंटू E। तो F ज्यों का त्यों रहेगा, Q0 ज्यों का त्यों, और E का मान ये वाला रख देंगे, क्योंकि यही तो हमने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको उस तरफ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
Q0 अपॉन आर स्क्वायर। लो ये न्यूटन, ये निकल के आ गया कूलॉम का नियम। तो ध्यान रखेंगे, रेखा आवेश के कारण निकालना है तो बेलन बना लेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ का यूज कर लेंगे, ठीक है। और गोले के कारण निकालना है तो गोले को ढकने वाला एक और गोला बना लेना, उसके लिए भी इतना ही आएगा। बाह्य स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र इस प्रकार व्यवहार करता है मानो संपूर्ण आवेश कहाँ हो, केंद्र में। तो ध्यान रखना, आपका ये फर्स्ट टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।